नेपाल में गवर्नमेंट गिरा दी गई, वजीर आजम के घर में आग लगा दी गई। इसी तरह बताया जाता है कि उनके पार्लियामेंट और कोर्ट में भी आग लगाई गई थी। और इसके साथ साथ एक फाइनेंस मिनिस्टर को तो उन लोगों ने सड़क पर घसीट घसीट कर तशद्दुद का निशाना बनाया। और एक साबिक वजीर आजम के घर में जब आग लगाई गई तो उसी आग में झुलस कर उन साबिक वजीर आजम की बीवी की वफात हो गई। लेकिन आखिर क्या वजह थी कि जिसकी वजह से ये इतना बड़ा मामला पेश आया? और इस मामले में तकरीबन 25 अफराद हलाक और 600 तक की तादाद का जख्मी होना बताया जा रहा है। आइए इसकी वजह जानते हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं कि 8 सितंबर 2025 को नेपाल के दारुल हुकूमत, जिसे आप कैपिटल भी कहते हैं, उसका नाम काठमांडू है। काठमांडू में कई हजार लोग एक पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब जराये के मुताबिक तो पहले ये प्रोटेस्ट पुरअमन ही था, यानी उनका कोई इरादा नहीं था कि हमने नुकसान पहुंचाना है या कोई इस तरह का काम करना है। और आहिस्ता आहिस्ता ये लोग उस प्रोटेस्ट के साथ साथ पार्लियामेंट की तरफ बढ़ रहे थे। अब आपको पता है, जब भी ऐसा किसी मुल्क में होता है तो उस मुल्क की जो गवर्नेंस होती है या गवर्नमेंट होती है, वो पुलिस के ज़रिए या फोर्सेस के ज़रिए इस तरह के लोगों को रोकते हैं, ताकि कोई इन्फ्लुएंस ना पैदा हो जाए या हमें अपना कोई फैसला बदलना ना पड़ जाए। तो यूं ही हुआ कि नेपाली हुकूमत ने फोर्सेस का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को रोकना चाहा। फोर्सेस ने शेलिंग, वाटर गन और इसके साथ साथ रबड़ की जो बुलेट्स होती हैं, उनका इस्तेमाल किया और लोगों को रोकने लगे। लेकिन मामला आगे बढ़ गया और हुआ कुछ यूं कि जब कुछ लोग पार्लियामेंट के अंदर दाखिल हो गए और कंडीशन इस तरह की शदीद हो गई तो पुलिस ने ओपन फायर कर दिया। अब ये ओपन फायर वो अमल था जिसने आने वाली हुकूमत के पूरे सर्कल को चेंज कर देना था। इसी ओपन फायर की वजह से तकरीबन 19 नेपाली लोग मारे गए और इन 19 लोगों में एक 12 साल का या 11 साल का बच्चा भी था। जब ये वाकया हुआ तो खबर कहाँ छुपती है, ये खबर ऐसे फैली जैसे जंगल में आग फैल जाती है। और जैसे ही ये खबर लोगों तक पहुंची तो लोगों ने तकरीबन 4 और शहरों में भी एहतजाज शुरू कर दिया और ये प्रोटेस्ट ऐसा बढ़ा कि इस प्रोटेस्ट ने नेपाल की हुकूमत तक को बदल दिया। लेकिन आइए ज़रा ये जानते हैं कि ये प्रोटेस्ट किया क्यों गया? आखिर इसके पीछे क्या कॉजेज़, क्या वजूहात हैं? अब ये जानते हैं कि इनके पीछे कौन-सी ऐसी वजूहात थी कि जिसने पूरे की पूरी गवर्नमेंट को चेंज करके रख दिया। यहाँ पर सबसे पहली और बेसिक वजह सोशल मीडिया के बैन्स हैं। लेकिन ये कहानी कहाँ से शुरू होती है? कुछ अरसा पीछे जाएँ। नेपाली हुकूमत एक नोटिफिकेशन जारी करती है कि यहाँ पर हमारे मुल्क में जितनी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस चल रही हैं, सबको अपनी प्राइवेट रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी ताकि हम अपनी आवाम को डिजिटल क्राइम से बचा सकें। अब कहना तो यही था और इसके बाद तकरीबन एक-एक करके 5 नोटिफिकेशंस बारी-बारी आते हैं। लेकिन सिवाय टिकटॉक के या एक आधी और ऐसी एप्लीकेशन के, किसी और एप्लीकेशन ने अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कराई। जब उन लोगों ने ये देखा, तो फिर उनके कोर्ट ने इस चीज़ का एक नोटिफ़िकेशन जारी किया कि अब 3 सितंबर तक, यानी ये 28 अगस्त को ये नोटिफ़िकेशन आया था कि 3 सितंबर तक जो रजिस्ट्रेशन करा लेगा, वो चलता रहेगा। लेकिन उन एप्लीकेशंस ने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया और उनको बैन कर दिया गया। अब आप सोचेंगे कि सिर्फ सोशल मीडिया को बैन करना इतनी बड़ी वजह तो नहीं हो सकती है जिसकी वजह से पूरे मुल्क की गवर्नमेंट चेंज कर दी जाए। इसके साथ-साथ बहुत सी और भी वजूहात हैं। एक तो करप्शन, क्योंकि 2008 में नेपाल को डेमोक्रेटिक कंट्री बना दिया गया था। यानी इसमें इसी तरह हुकूमत आ गई जिनमें वोटों के ज़रिए अवाम अपना रहनुमा चुनते हैं। उससे पहले इसमें बादशाही राज ही चलता था, लेकिन बाद में जब ऐसा हुआ तो तब से अब तक 17 साल में 11 मर्तबा गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है, जिससे हमें पता ये चला कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा करप्शन है। उस करप्शन के बाद और चीज़ें जो हैं, उनमें अनएम्प्लॉयमेंट है कि यहाँ के लोग ऐसे भी हैं जो कि रशियन आर्मी में जाकर उसका हिस्सा बन गए क्योंकि उनके पास यहाँ पर जॉब नहीं थी और वहाँ उन्होंने उन्हें फ्रंट लाइन पर खड़ा किया और बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे नेपाली लोग मारे गए। उसके अलावा नेपोटिज़्म भी है क्योंकि यहाँ के जो गवर्नेंस या गवर्नमेंट के लोग हैं, उनके बच्चों ने अपना लेविश लाइफ़स्टाइल सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर शो किया, जिस चीज़ ने नेपाली लोगों के गुस्से को और ज़्यादा भड़का दिया। जब ये सारे इफ़ेक्ट इकट्ठे हो गए और एक पुरअमन एहतजाज हो रहा
रहा था, तो वहाँ पर एक ऐसा इंसिडेंट पेश आया कि जिसने पूरी की पूरी नेपाली गवर्नमेंट को चेंज कर दिया। और रिज़ल्ट क्या आया? रिज़ल्ट ये आया कि होम मिनिस्टर ने इस्तीफ़ा दिया और 9 सितंबर 2025 को नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने भी इस्तीफ़ा दे दिया और उसके साथ बहुत से और भी ऐसे लोग थे जो अपनी सीट्स को छोड़ गए और इनके घरों को आग लगा दी गई, जिसकी वजह से इनकी अपनी फ़ौज ने इन्हें हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए बचाया। यहाँ तक इस वाक़ये में यही मोड़ है। मज़ीद इसके बारे में हमें जो पता चलेगा हम आपको ज़रूर बताएँगे। अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।